दिख रहा है पेपर? चलो, तो ये सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो भी आपका ब्लड वेसल है ये डैमेज होने के बाद आपका जो कोलेजन फाइबर है इसके साथ में आपके प्लेटलेट्स आके बाइंड हो जाते हैं। दूसरे प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं, फिर से नए प्लेटलेट्स आपके यहाँ पे रिक्रूट होंगे और फाइनली यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में कैरिड आउट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब भी आपका ब्लड वेसल डैमेज होगा, तो ब्लड वेसल डैमेज होने के बाद में जो भी आपके कोलेजन फाइबर्स है, ये कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज होंगे। कोलेजन फाइबर्स अगर आपका एक्सपोज होता है तो इसके साथ बाइंड होगा आपका वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। ठीक है, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर जो है ये आपका कोलेजन के साथ में आके बाइंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहले आपका वॉन विल्ब्रांड फैक्टर बाइंड होगा, उसके बाद में नेक्स्ट आएगा आपका प्लेटलेट। ठीक है, तो वॉन विल्ब्रांड फैक्टर आपका कोलेजन के साथ में भी बाइंड है और उसके साथ फिर आपका प्लेटलेट आके बाइंड हो जाएगा। प्लेटलेट्स इसके साथ में इंटरेक्ट करने के लिए प्लेटलेट्स के पास एक रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर को बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन 1B। ठीक है, तो ये आपके प्लेटलेट्स। ग्लाइकोप्रोटीन 1B जो है ये जैसे ही वॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ बाइंड होता है तो इसका एक्टिवेशन हो जाएगा। एक्टिवेशन होने के बाद में ये क्या करेंगे, फैक्टर को रिलीज करना स्टार्ट करेगा, तो अलग अलग फैक्टर का सिक्रेशन किया जाएगा। तो ये आपके कौन से फैक्टर सिक्रेट किए जाएंगे, सीरोटोनिन, एड्रेनलिन, उसके बाद एडीपी, उसके बाद में थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2, उसके बाद में टिश्यू फैक्टर, तो ये अलग अलग फैक्टर को आप सीक्रेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर को भी रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद सीरोटोनिन, एड्रेनलिन, एंड एडीपी, it is responsible for the vasoconstriction। ठीक है क्या, एक एक मिनट। serotonin, adrenaline and ADP, it is responsible for the
एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ओसो कंस्ट्रक्शन। ओसो कंस्ट्रक्शन अगर होगा तो आपका ब्लड वेसल जो है इसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, बराबर। जो साइट है आपका डैमेज का वहां पे ब्लड फ्लो कम होगा। दूसरी बात यह है कि सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, एडीपी ये क्या करते हैं, प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं। प्लेटलेट को एक्टिवेट करना इसका मतलब क्या, अलग अलग जीन का एक्सप्रेशन करना। अलग अलग जीन का अगर आप एक्सप्रेशन करोगे तो इसमें आपके अलग अलग प्रोटीन जो है ये फिर से एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाए। तो इस केस में आपका जो प्लेटलेट है ये एक नए प्रोटीन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन 1, ग्लाइकोप्रोटीन आपका 1B जैसे था, तो ये आपका 2B एंड 3A, इसको ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट, जैसे आपका 2B एंड 3A का एक्सप्रेशन हो गया, तो इसके साथ में बाइंड होता है फाइब्रिनोजन। तो इसके साथ बाइंड होगा आपका फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन अगर आपका बाइंड होता है तो इट इज लिगैंड फॉर द बाइंडिंग ऑफ अनदर प्लेटलेट। ये और आपके पास में प्लेटलेट जो है ये बाइंड हो गए। ठीक है, यहाँ पर अब देखो यहाँ पे कि एक प्लेटलेट आपका पहले सबसे पहले वॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ में बाइंड हो रहा था, जिसको मैंने VW फैक्टर भी आप बोल सकते हो। वॉन विल्ब्रांड फैक्टर कोलेजन के साथ में बाइंड हुआ। उसके बाद में वॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कौन कर रहा है, आपका प्लेटलेट। प्लेटलेट जैसे ही इंटरेक्ट करता है तो ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद में क्या करता है, अलग अलग फैक्टर को रिलीज करता है, जैसे सेरोटोनिन, एड्रेनलिन, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2, टिश्यू फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। उसके बाद में जो सेरोटोनिन एंड एड्रेनलिन इसने बनाया है ये आपके प्लेटलेट के ऊपर बाइंड होंगे और इनको एक्टिवेट करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, जिसमें आएगा आपका ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A। ठीक है, अब इनका एक्सप्रेशन हो गया तो ये आपके प्लेटलेट जो है ये फाइब्रिनोजन के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। फाइब्रिनोजन के साथ में अभी आपका ये इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा, बराबर। तो फाइब्रिनोजन के साथ में अगर ये इंटरेक्ट करता है तो दूसरा प्लेटलेट जो है ये भी आपका विद द हेल्प ऑफ GP2B एंड 3A फाइब्रिनोजन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। फाइब्रिनोजन के साथ में अगर ये इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्लेटलेट एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और फाइनली कुछ देर के बाद में आपका प्लेटलेट प्लग फॉर्म होगा। ठीक है, कि यहाँ तक ये प्लेटलेट प्लग तक समझ में आया क्या? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट की जैसे अपना प्लेटलेट प्लग फॉर्म हो गया है, तो प्लेटलेट प्लग फॉर्म होने के बाद में हमें एक्टिवेट करना है किसको, हमें एक्टिवेट करना है आपके क्लॉटिंग सिस्टम को।
क्योंकि प्लेटलेट प्लग जो है ये प्राइमरी जो आपका ब्लड लॉस हो रहा था उसको प्रिवेंट कर रहा है ना। तो ये ब्लड लॉस को कुछ देर के लिए प्रिवेंट करके रखता है, बट आपको इसको रिपेयर करना है। इसको आपके जो ब्लड वेसल्स डैमेज हुए हैं इसको आपको रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए हमें सेकेंड एक्टिवेट करना पड़ता है क्लॉटिंग सिस्टम को। तो क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेशन जो है इसमें हम दो पाथवे पढ़ते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है आपका इंट्रिंसिक पाथ। तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक पाथवे रहेगा इसको बोला जाता है कांटेक्ट एक्टिवेशन पाथ। और इंट्रिंसिक पाथवे जो है इसको बोला जाता है टिश्यू फैक्टर पाथ। एक्सट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट होता है आपका क्लॉटिंग फैक्टर 12 से। तो 12 जो है इसका अगर प्रोटीलिटिक क्लीवेज अगर होता है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 12A में। 12A जो होता है ये आपका प्रोटीलिटिक क्लीवेज करता है 11 का, तो इट इज कन्वर्ट इनटू 11A। 11A जो होता है ये प्रोटीलिटिक क्लीवेज करता है 9 का। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 9A में, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये आपका रिएक्शन जो है ये इंड्यूस होता है। 9A जो है ये आपके बाकी के फैक्टर के साथ में मिलके काम करता है, जैसे प्लेटलेट फैक्टर 3, कैल्शियम आयन और उसके बाद में फैक्टर 5। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स अगर बनता है इनका तो ये आपके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, आपके थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन जो है फिर ये आपका फाइब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करता है। तो फाइब्रिनोजन अगर फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया तो एक पॉलीमर स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट करेगा जिसको अपन बोलते हैं क्लॉट। क्लॉट मीन्स पॉलीमर ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद में थ्रोम्बिन जो होता है इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ फैक्टर 13 टू 13A। और फिर ये 13A जो है ये आपके पॉलीमर स्टेबलाइजेशन के लिए या क्लॉट स्टेबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है यहां तक। हाँ सर।
उसके बाद नेक्स्ट, अरे ये अपने उल्टा लिखा, ये थोड़ा सा चेंज कर लो, एक्सटेंसिव की जगह पे इंट्रेंसिक हो गया और इंट्रेंसिक की जगह पे एक्सटेंसिव हो गया। इसको इंट्रेंसिक करो, ठीक है, और ये जो है ये एक्सटेंसिव। हाँ, तो एक्सटेंसिव पाथवे जो ये इंट्रेंसिक पाथवे पढ़ा अपन ने, जो एक्सटेंसिव पाथवे है इसमें टिश्यू फैक्टर मतलब 3, ये जो आपका टिश्यू फैक्टर रहेगा along with the calcium ion and 7A, 7A कहाँ से आया, तो 7A आपका 7 से आया, 7 इज करंट टू 7A, और ये आपके 3 फैक्टर मिलके आपके 10 को कन्वर्ट करते हैं 10A में। एक मिनट रुक जाओ। चलो, ये अभी ध्यान दो थोड़ा, पहले अपन इंट्रिंसिक पाथवे को एक्सप्लेन करते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे में आपका जो 12 फैक्टर है इट इज कन्वर्ट टू 12A, 12A 11 को 11A में कन्वर्ट करेगा, 11A जो है ये 9 को 9A में कन्वर्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। 9A जो फैक्टर है ये प्लेटलेट फैक्टर 3, कैल्शियम आयन एंड फैक्टर 8 के साथ में मिलके काम करेगा, और ये आपके 10 को कन्वर्ट करेगा 10A में। 10A जो है ये आपका कैल्शियम आयन, प्लेटलेट फैक्टर 3 एंड 5 इसके साथ में मिलके आपके प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन। ठीक है, वैसे ही एक्सट्रिंसिक पाथवे में 7 का कन्वर्शन 7A में, उसके बाद फैक्टर 3 मतलब आपका टिश्यू फैक्टर जो है इसको अपन फैक्टर 3 बोलते हैं, उसके बाद में आपका कैल्शियम आयन, और ये कॉम्प्लेक्स मिलके 10 को कन्वर्ट करेगा आपके 10A में। फिर से आपका सेम कॉम्प्लेक्स बनेगा अलॉन्ग विद द कैल्शियम आयन, प्लेटलेट फैक्टर 3 एंड 5, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका फिर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, एंड फाइनली थ्रोम्बिन आपके फाइब्रिनोजन को
फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जिससे आपका क्लॉट फॉर्म होगा। तो क्लॉट को स्टेबलाइजेशन करने का काम या पॉलीमर को स्टेबलाइजेशन करने का काम करता है 13A, जिसको प्रोड्यूस करता है आपका थ्रोम्बिन। ठीक है कि यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। अब सबसे लास्ट में जो अपने फैक्टर लिखे हैं, आपके फैक्टर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 13 तक हमारे पास में फैक्टर है जो क्लॉटिंग सिस्टम के फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये फैक्टर के जो नाम है इसमें से कोई भी एक दो मार्क के लिए अगर पूछा तो उसको याद कैसे रखेंगे? चलो ये स्लाइड दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। अभी देखो जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ उसको याद रखना। 50, उसको याद रखना 50। ठीक है, 50 का AC। ठीक है, कौन? ये एंटी हिमोरेजिक फैक्टर है या एंटी हिमोफिलिक फैक्टर है, फैक्टर 8। ठीक है, तो ये अपन एक सेंटेंस बनाया, 50 का AC कोण आणतील। ठीक है, म्हणजे मराठी आणि हिंदी मिक्स है त्याच्यामध्ये। ठीक है क्या? 50 का या 50 का, 50 अगर बोलोगे तो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो 50 का AC कोण आणतील? और सबसे लास्ट में लिखना क्रिसमस, मतलब क्रिसमस को आप ऐसे बोल सकते हो, 50 का ऐसे कौन आंटी क्रिसमस को। तो इसका आंसर क्या लिखा है, लिखेंगे अपन? इसका आंसर लिखेंगे स्टुअर्ट। ठीक है, स्टुअर्ट प्लाथ्रो एंटीसीडेंट हेजमन। अब ये देखो, ये एक इंडिविजुअल का नाम जैसे लिखा अपन ने, स्टुअर्ट प्लाथ्रो एंटीसीडेंट, मिडिल नेम हो गया ये, और ये सबसे लास्ट में सरनेम आपका हेजमन। ठीक है कि यहाँ तक? और सबसे लास्ट वाला जो फैक्टर है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा, फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर, जो सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ा वो याद रहता है। 13 जो है ये सबसे लास्ट में एक्ट कर रहा है, मतलब वो फाइब्रिन को स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए अपन उसको फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। क्या लिखा अपन ने? 50 का AC कोण आणतील। FI मतलब क्या? फाइब्रिनोजन। ठीक है, FI मतलब
फाइब्रिनोजन। उसके बाद में पी आ रहा है बीच में, तो प्रोथ्रोम्बिन, इसके लिए पी से इंडिकेट किया इसको पर। और थर्ड जो है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो ये टिश्यू फैक्टर बोला जाता है इसको, है ना। तो ये आपका टी मतलब टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है कि यहाँ तक, या टिश्यू फैक्टर। उसके बाद में 50 का मतलब कैल्शियम, ठीक है, तो इसको अपन ने के या फिर आप सी ए भी याद रख सकते हो। उसके बाद में एसी, एसी जो है ना इसको एक्सेलरिन बोल रहे हैं अपन। तो एक्सेलरिन जो है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होता, ये आपका प्रिकर्सर फॉर्म में होता है। तो प्रिकर्सर मतलब प्रो, तो इसको अपन बोले प्रो एक्सेलरिन। तो एसी याद रखना मतलब एक्सेलरिन, तो इसका प्रिकर्सर प्रो एक्सेलरिन, ठीक है। कोन, कोन मतलब कन्वर्टिंग, जो कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो कोन का स्पेलिंग आप CON भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से, या KON लिखो समझने, ठीक है। तो ये भी आपका प्रो फॉर्म में रहे, ठीक है कि यहाँ तक। और अपने लिखा अंतिल, अंतिल म्हणजे एंटी हिमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर 8। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एंटी हिमोफिलिक फैक्टर कौन सा, ठीक है। उसके बाद में अपने बोला कि 50 का ऐसे कौन आंसर, क्रिसमस को, तो क्रिसमस मतलब नेक्स्ट फैक्टर 9, तो इसको क्रिसमस फैक्टर बोला जाता है, ठीक है कि यहाँ तक। उसके बाद हाँ सर। फैक्टर 3 एंड फैक्टर 9, इसको अपन टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते। तो आपका 9 जो है इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा है और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा। तो पहले टिश्यू आता है इसलिए थर्ड, और बाद में अपन प्लाज्मा को पढ़ेंगे इसलिए 9, ठीक है। उसके बाद में आंसर क्या लिखा अपन ये क्वेश्चन का, स्टुअर्ट प्लाथ्रो एंटीसीडेंट, स्टुअर्ट फैक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर मिडल नेम कौन सा है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और उसके बाद में अपन ने लिखा है हेजमी। तो ये फर्स्ट नेम, ये मिडल नेम, और उसके बाद में ये लास्ट, ऐसे याद रखना, ठीक है, याद रहेगा पूरा भी। तो ये हो गया अपना हीमोस्टैटिक का प्रोसेस, ठीक है, जिसमें अपन ने हीमो और वेसो का कंस्ट्रिक्शन किया पहले, जिसके लिए आपका सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 रिस्पॉन्सिबल था। उसके बाद में हमने प्लेटलेट को अट्रैक्ट किया, तो प्लेटलेट्स जो है आपके वॉन विल्ब्रांड फैक्टर के साथ में बाइंड होंगे, जो कोलेजन के साथ बाइंड है। प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा, एक्टिवेशन होगा तो बहुत सारे फैक्टर सीक्रेट होंगे, और वो फैक्टर क्या करेंगे, फिर से दूसरे प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, फिर से आपके कंपोनेंट का सिक्रेशन। और बहुत सारे प्लेटलेट जो है विद द हेल्प ऑफ GP2B एंड 3A ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिनोजन के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्म होगा। प्लेटलेट का काम है टिश्यू फैक्टर को भी प्रोड्यूस करना, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेशन है, इसमें एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक दोनों पाथवे आपके एक्टिवेट होते हैं, और फाइनली आपका फाइब्रिन जो है इसका पॉलीमर फॉर्म होता है, जिसको अपन बोलते हैं क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। हाँ सर। उसके बाद में ये जो अपन ने होम्योस्टैसिस का जो एग्जांपल लिया था ना, कि आपको आयंस जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन या उसका जो ऑर्डर है उसको याद रखना है, उसके लिए भी एक सेंटेंस है, उसको आप देख लो। ये यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए क्या सेंटेंस है,
ब्लड में अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाता है, ठीक है, कटायन कौन से कटायन ज्यादा है, कौन से अनायन ज्यादा है, तो उसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो इसको सीक्वेंस में अगर आपको याद रखना है तो इसका सेंटेंस बनता है एसपी, एसपी ने सीएम, ठीक है, सीएम को इको फ्रेंडली हाइड्रोजन लैम्प गिफ्ट किया, ठीक है। एस मतलब सोडियम, पी मतलब पोटेशियम, सी मतलब कैल्शियम, एम मतलब मैग्नीशियम, इको, इको मतलब आई मतलब आयरन, ओ मतलब आपका कॉपर, ठीक है। और उसके बाद में आपका हाइड्रोजन लैम्प का मतलब सिर्फ एक ही बोलना है आपके हाइड्रोजन, ठीक है, कि याद रहेगा। उसके बाद सेकंड, सेकंड क्या देखो, सेकंड क्या बनाया, सीबीआई, ठीक है, सीबीआई मराठीमध्ये बनवला, सीबीआई ला एसपी जाऊन भेटतो, सी मतलब क्लोराइड, डी मतलब बाय कार्बोन, ठीक है। ला का मतलब होता है लैक्टेट, ठीक है। एस का मतलब यहाँ पे सल्फेट लिखना पड़ेगा क्योंकि अपन अनायन पढ़ रहे हैं, मतलब निगेटिव चार्ज। ऊपर एस का मतलब आपको सोडियम लिखना पड़ेगा क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इतना तो अपने को समझ में आता है। तो एस मतलब यहाँ पे सल्फेट, और पी मतलब पोटेशियम नहीं, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें क्या लिखना है, फॉस्फेट, ये आपका निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दो टाइप के फॉस्फेट होते हैं, HPO4 और H2PO4, है ना, ये आपका एक, ये दो निगेटिव चार्ज। तो इसके हिसाब से फिर आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बाकी का कल पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर।